एक रात, एक प्लेट बिरयानी और एक ऐसा इंकिशाफ जो फहीम की दुनिया बदल कर रख देगा। कभी कभी हम जिसे इत्तेफाक समझते हैं वो असल में तकदीर का भेजा हुआ पैगाम होता है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ था, लेकिन एक रात का मामूली सा वाक़या इसकी सोच को बदल कर रख देने वाला था। फहीम एक 28 साल का नौजवान था जो गाड़ी चलाकर अपनी अम्मू के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। इसका गुजारा अच्छा चल रहा था और अब वो अपनी ज़ाती गाड़ी लेने की तैयारी में था। इस दिन सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था और भूख अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। आखिर इसने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए फिर बाकी काम किए जाए। इसने मोबाइल बंद किया और खाने की तलाश में सड़क किनारे किसी स्टॉल की तरफ बढ़ा। वो पहली बार इस इलाके में आया था, इसलिए रास्तों से ज़्यादा वाकिफ नहीं था। जैसे ही एक मोड़ पर माड़ा, इसे अंदाज़ा नहीं था कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा। सड़क पर अंधेरा गहरा था और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन कुछ ही आगे जाकर इसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा नजर आया। ढाबे के बाहर खासी भीड़ थी और खाने की खुशबू से माहौल महक रहा था। फहीम ने गाड़ी लॉक की और वहां जाकर बैठ गया। अभी इसने ठीक से मेनू देखने का सोचा ही था कि एक लड़की इसके पास आई। काले रंग का दोपट्टा ओढ़े इसने अपना चेहरा मुकम्मल तौर पर ढांपा हुआ था। इसकी चाल में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो किसी भी गैर जरूरी बात से बचना चाहती हो। लड़की ने खाने के बारे में पूछा तो फहीम ने बिरयानी ऑर्डर कर दी। जब वो बिरयानी लेकर आई तो इसकी खुशबू इतनी लाजवाब थी कि फहीम खुद को रोक नहीं पाया और बेसाख्ता खाने में मसरूफ हो गया। लेकिन असल हैरत तब हुई जब फहीम ने कीमत पूछी। लड़की ने कहा कि जो भी पहली बार उनके ढाबे पर आता है, इससे पैसे नहीं लिए जाते। ये सुन कर फहीम चौंक गया। वो लड़की कौन थी? अकेली ढाबा चला रही थी या फिर ये किसी और का था? ये सोचते हुए इसने लड़की से पूछा कि क्या ये ढाबा इसका है? जवाब में लड़की ने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा। फहीम इस पूरी बात से बेहद मुतासिर हुआ। इसने कभी नहीं सोचा था कि सड़क के किनारे कोई लड़की इस तरह ढाबा चला सकती है, वो भी इतनी खुददारी और हिम्मत के साथ। वो इसकी ये बात भी नहीं भूला कि अगली बार आने पर ही वो अपना नाम बताएगी। घर लूटते वक्त फहीम को एहसास हुआ कि इसे बिरयानी पैक करवा लेनी चाहिए थी ताकि इसकी उम्मी भी खा सकती, लेकिन अब वो काफ़ी दूर निकल आया था, वापस जाना मुमकिन नहीं था। घर पहुंचने पर अम्मू ने पूछा कि इसने खाना खाया या नहीं। जब फहीम ने उन्हें बताया कि इसने ढाबे पर खा लिया तो इन्होंने तसल्ली से कहा कि अच्छा हुआ, क्योंकि वो खुद बीमार थीं और नाश्ता नहीं बना पाईं। फहीम ने जब अम्मू को इस लड़की के बारे में बताया तो इन्होंने भी हैरानी जाहिर की कि पहली बार किसी लड़की को सड़क के किनारे अकेले ढाबा चिल्लाते सुना है। फहीम को अब ये यकीन हो गया था कि वो लड़की कोई मामूली शख्सियत नहीं थी, इसके हाथों में जादू था या फिर शायद कोई और ही राज छुपा था। अब फहीम ने ठान लिया था कि वो दोबारा इस ढाबे पर जाएगा, और इस बार वो सिर्फ खाने के लिए नहीं जाएगा बल्कि ये जानने के लिए भी कि वो लड़की आखिर कौन थी। अगले ही दिन इसने अपनी इस ख्वाहिश के आगे बेबस होकर दोबारा उसी ढाबे का रुख किया। इस बार वो बगैर भटके सीधा उसी लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने इसे देखते ही हल्की मुस्कुराहट दी, क्योंकि इसकी आंखों में चमक आ गई थी। आज भी इसने काले रंग का ही दोपट्टा लिया हुआ था और आज भी इसका चेहरा निकाब में ढका हुआ था। नौजवान ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बिरयानी ने रात भर मेरी जुबान पर अपना जायका बरकरार रखा, इसलिए आज दोबारा खाने आया हूँ। फटाफट गर्म गर्म प्लेट ले आओ। लड़की ने सर हिलाया और कुछ ही देर में बिरयानी के साथ रायता भी ले आई। ये देखकर नौजवान ने मिजाहिया अंदाज में कहा, अरे आज तो रायता भी है, इसके अलग से पैसे लोगी? लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, नहीं, जो कस्टमर दूसरी बार आता है इसे हम फ्री में रायता देते हैं। इसकी बात सुनकर नौजवान हैरान रह गया। इसे महसूस हुआ कि ये लड़की कारोबार के मामले में बेहद समझदार थी। इसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बिजनेस के मामले में बहुत चालाक हो, मुझे तुम्हारा ये अंदाज बहुत पसंद आया। लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिजनेस की पढ़ाई की हुई है। फिर इसने अपनी कहानी सुना दी, कैसे इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, कैसे वो और इसकी छोटी बहन मिलकर इस ढाबे को चलाती थीं और कैसे इस मेहनत से उनका घर चलता था।
नौजवान को ये सुनकर दुख हुआ। इसने महसूस किया कि ये लड़की एक अच्छी नौकरी की हकदार थी, लेकिन हालात ने इसे इस जगह लाकर खड़ा कर दिया था। इस दिन के बाद नौजवान का वहां दोबारा जाना मुमकिन न हो सका। महीने का आखिरी चल रहा था और इसे घर का किराया, बिल और अपनी गाड़ी की किस्त भरनी थी। वो अपने काम में पूरी तरह मसरूफ हो गया था, लेकिन इसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके साथ कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे वो मुंह के बिल गुनर पड़ेगा। सुबह सवेरे वो अपने काम के लिए निकला और दोपहर के करीब 11 बज चुके थे। चूंकि इसकी मां सो रही थी, इसलिए वो नाश्ता नहीं कर पाया था। इसे जबरदस्त भूख लगी हुई थी, इसलिए इसने सड़क किनारे नान चने खाने का फैसला किया। इसने अपनी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और भूल से चाबी अंदर ही छोड़ दी। नाश्ता करते करते वो इस कदर मगन हो गया कि इसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि कब एक चूर इसकी गाड़ी लेकर 9-2-11 हो गया। जब इसने पैसे देकर वापस गाड़ी की तरफ रुख किया तो इसके पांव तले जमीन निकल गई। इसकी गाड़ी वहां से गायब थी। एक पल के लिए तो इसे लगा कि शायद वो गलत जगह देख रहा है। इसने राहगीरों से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था। इसका जिस्म पसीने पसीने हो गया था। ये गाड़ी ही इसका वाहिद सहारा थी और अब वही नहीं रही थी। हैरानी, गुस्से और अफसोस के मिले जले जज्बात के साथ वो सड़क के किनारे बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे, लेकिन फिर इसे पुलिस स्टेशन का ख्याल आया। उम्मीद की एक हल्की सी किरण जागी कि शायद पुलिस इसकी गाड़ी ढूंढ सके। क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नौजवान ने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई और भारी कदमों से बाहर निकला। अब इसे सबसे बड़ा डर ये सता रहा था कि वो अपनी मां को ये सब कैसे बताएगा। उनकी पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती थी और अगर उन्हें ये खबर मिली तो वो और ज्यादा परेशान हो जाती। फहीम यूं ही चलते। फहीम काफी आगे निकल आया था, मगर जब इसने इर्द गिर्द देखा तो वही ढाबा था जहां फातिमा बिरयानी बेचती थी। खुद को वहां पाकर वो भी हैरान रह गया। अपने ख्यालात में इतना खोया हुआ था कि इसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया। आहिस्ता आहिस्ता वो ढाबे की तरफ बढ़ा और एक कुर्सी पर इस तरह बैठ गया जैसे जिस्म में जान बाकी ना रही हो। फहीम को इस तरह बैठे देखकर फातिमा फौरन इसके पास आ गई। क्या हुआ? सब ठीक है? तुम्हारा चेहरा बहुत परेशान लग रहा है, फातिमा ने फिक्रमंदी से पूछा। फहीम ने गहरी सांस लेते हुए अपनी गाड़ी चोरी होने की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर फातिमा ने बेइख्तियार दिल पर हाथ रखा और बोली, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारे साथ ऐसा बड़ा नुकसान हो गया। अब क्या करोगे? फहीम ने खाली हाथों की तरफ इशारा किया और खामोशी से सर झुका लिया। फातिमा का चेहरा भी उदास हो गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर जब फहीम जाने के लिए उठा तो फातिमा ने इसे रोका। खाना खाकर जाना, इसने नर्म लहजे में कहा। नहीं, अभी भूख नहीं है, फहीम ने बोझल आवाज में जवाब दिया और आहिस्ता कदमों से वहां से चला गया। घर पहुंचकर देखा अम्मा इसका इंतजार कर रही थी और खाने की प्लेट सामने रखी थी। अम्मा ने कहा, आओ बेटा, मिलकर खाना खाते हैं। फहीम ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं खा चुका हूँ, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। अम्मा ने पूछा, आज तुमने गाड़ी का हॉर्न भी नहीं बजाया, क्या हॉर्न खराब हो गया है? फहीम चौंक गया मगर जल्दी से बोल पड़ा, नहीं अम्मा, हॉर्न खराब नहीं हुआ, बस गाड़ी वर्कशॉप में है, थोड़ा काम था, उम्मीद है जल्द मिल जाएगी इंशाअल्लाह। ये कहकर वो कमरे में चला गया। अब इसे चैन कहाँ था? गाड़ी चोरी होने के बाद इसकी नींदें उड़ चुकी थीं। रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था मगर कोई नतीजा ना निकला। पुलिस सिर्फ यही कहती, कोई सुराग मिला तो इत्तला देंगे। एक हफ्ता गुजर गया मगर गाड़ी का कोई पता ना चला। अम्मा रोज पूछती तो फहीम बहाने बना देता। आज कई दिनों के बाद फहीम दोबारा ढाबे पर आया। चेहरे पर परेशानी वाज़े थी। थोड़ी देर बाद फातिमा इसके पास आ गई। क्या हुआ? काफी दिन बाद आए हो, तुम्हारी गाड़ी मिल गई? फातिमा ने पूछा। फहीम ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अभी तक नहीं मिली, नहीं मालूम मिलेगी भी आ नहीं। हौसला रखो, मिल जाएगी, फातिमा ने हौसला दिया। फिर अम्मा के बारे में पूछा। फहीम ने बताया, अम्मा ठीक हैं मगर उन्हें अभी तक गाड़ी के बारे में नहीं बताया।
कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर फातिमा बोली, फहीम, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? फहीम हैरत से बोला, नहीं, तुम मेरी मदद क्यों करोगी? बस दुआ करो कि गाड़ी मिल जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, किराया, किस्तें भी दीनी हैं, मेरे पास सिर्फ खाने के पैसे बचे हैं। फातिमा ने नरमी से कहा, मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर चाहो तो ले लो, बाद में वापस कर देना। फहीम ने नफी में सर हिलाया, नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता, ये तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा हक है, मैं तुम्हारी पेशकश की कदर करता हूँ मगर नहीं ले सकता। फातिमा खामोश हो गई, इसके चेहरे की रोशनी मध्यम हो गई। कुछ देर बाद वो खाना लेकर आई और फहीम के सामने रख दिया। फहीम ने मना किया, मेरे पास अभी पैसे नहीं, मैं नहीं खा सकता। फातिमा बोली, मैं तुम्हारे बिल में शामिल कर लूंगी, जब पैसे हों तो दे देना, और वो नाराजी से वहां से चली गई। फहीम ने शर्मिंदगी से कहा, फातिमा, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद का हक नहीं अदा कर सका, हालात ने मुझे सख्त बना दिया है। फातिमा मुस्कुराई, मैं नाराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अगर तुम कबूल करो तो मुझे खुशी होगी। वो फहीम की आंखों में देखती रही। फहीम को पहली बार लगा जैसे वो उन आंखों में कैद हो गया हो। अचानक होश में आकर फहीम इनकार करके अपनी मेज पर वापस आ गया। बिरयानी ठंडी हो रही थी मगर फहीम उन्हीं लम्हों में खोया हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि फातिमा की आंखों में ऐसा किया था जो इसे अपनी तरफ खींच रहा था। खाना खाते हुए फहीम महसूस कर रहा था कि फातिमा की नजरें अब भी इस पर टिकी हुई हैं। कुछ देर बाद फहीम ने बिरयानी छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। रास्ते में इसके जहन में सवालात गूंज रहे थे। फातिमा इतनी मदद क्यों करना चाहती थी? इतनी बड़ी रकम क्यों देना चाहती थी? अगर इसके पास पैसे थे तो वो खुद बेहतर काम क्यों नहीं कर रही थी? फहीम उन्हीं सवालात में उलझा हुआ था कि अचानक इसे महसूस हुआ कोई इसके साथ साथ चल रहा है, जैसे किसी ने कदमों से कदम मिला लिए हों। पीछे मुड़कर देखा तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो फातिमा थी, वही लिबास, वही दुपट्टा और वही मुस्कराती हुई निगाहें। तुम यहाँ? फहीम ने हैरानी से पूछा। फातिमा कुछ देर रुकी, फिर बोली, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ढाबे पर बहुत रश होता है, वहां खिलकर बात करना मुमकिन नहीं, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। इसने फहीम की आंखों में झांका और गहरी सांस ली। फहीम, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। मेरा नाम फातिमा जरूर है, लेकिन मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं जिन्नात की दुनिया से आई हूँ। मैं इंसानों की दुनिया में रूप बदल कर घूमती हूँ, उनकी परेशानियां समझती हूँ, और वो उनकी मदद करती थी। फहीम के पैरों तले जमीन निकल गई। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। फातिमा ने आहिस्ता से चेहरे से निकाब हटाया। इसकी खूबसूरती देखकर फहीम चंद लम्हों के लिए जैसे साकित हो गया। वो रात कैसे गुजरी, फहीम को कुछ याद नहीं। अगले दिन जब अम्मा ने फिर से गाड़ी के बारे में पूछा तो जाने क्यों, इस बार फहीम ने सच बता दिया। गाड़ी चोरी हो गई अम्मा, इसी वजह से मैं इतने दिनों से परेशान फिर रहा हूँ। ये सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। कमाई का वाहिद जरिया भी हाथ से जा चुका था। फहीम खुद को कोस रहा था कि वो इस मुसीबत से कैसे निकले। फिर एक और हफ्ता गुजर गया। फहीम ने फातिमा से कोई मुलाकात नहीं की। एक तरफ वो फातिमा की हकीकत को तस्लीम नहीं कर पा रहा था, तो दूसरी तरफ गाड़ी की चोरी ने इसकी जिंदगी मफलूज कर दी थी। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। फहीम को लगा शायद कोई किस्त का तकाजा करने आया हो। इसने अम्मा से कहा, अगर वही है तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन जब अम्मा ने दरवाजा खोला तो किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। फहीम ने झांक कर देखा तो आंखें हैरत से फैल गईं। सामने फातिमा खड़ी थी। वो अम्मा से अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। फहीम घबरा कर बाहर आया। फातिमा, तुम यहाँ? फातिमा मुस्कुराई, हाँ, तुम्हारी खैरियत जानने आई हूँ। इतने दिनों से तुम कहाँ गायब थे? क्या गाड़ी मिली आ नहीं? फहीम ने मायूसी से सर हिला दिया। फातिमा अफसोस से बोली, मैं अम्मा के लिए और तुम्हारे लिए बिरयानी लाई हूँ। अम्मा ने फातिमा का बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जबकि फहीम अब भी उलझन में था।
اس نے اماں کو فاطمہ کی اصلیت نہیں بتائی کیونکہ وہ خود بھی ابھی پوری طرح یقین نہیں کر پایا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد فاطمہ الفاٹے اور بولی، فہیم، میرے پاس تمہارے لیے ایک چیز ہے، باہر گلی میں آؤ دیکھو۔ فہیم نے حیرت سے کہا، ایسی کیا چیز ہے؟ یہیں بتا دو نا۔ فاطمہ مسکرائی، نہیں، پہلے باہر آؤ۔ فہیم اور اماں دونوں اس کے ساتھ گلی میں آئے۔ باہر ایک نئی چمچماتی کار کھڑی تھی۔ فاطمہ نے فہیم کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تمہاری نئی گاڑی ہے، آج سے تم اسے بطور ٹیکسی چلا سکتے ہو۔ فہیم دنگ رہ گیا، یہ گاڑی کہاں سے آئی؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے چابی فہیم کی طرف بڑھا دی۔ یہ گاڑی اب تمہاری ہے فہیم، بس ہمت سے اسے چلاؤ۔ فہیم نے کانپتے ہاتھوں سے چابی لی اور گاڑی کو چھونے لگا۔ اماں کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا، تم نے اتنی مہنگی گاڑی میرے بیٹے کو تحفے میں دے دی؟ فاطمہ ہنس پڑی، اماں پریشان نہ ہوں، یہ میرا اور فہیم کا معاملہ ہے، ہم آپس میں دیکھ لیں گے۔ اماں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا، جیسے وہ سب کچھ سمجھ گئی ہوں، لیکن فہیم کے چہرے پر تذبذب تھا۔ اس نے گاڑی کی طرف دیکھا، پھر فاطمہ کی طرف موڑ کر بولا، میں یہ گاڑی نہیں لے سکتا، یہ بہت قیمتی ہے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے اس کی قیمت معنی نہیں رکھتی، لیکن میرے لیے رکھتی ہے۔ اسے لینے سے میری خودداری مجروح ہوگی۔ فہیم نے چابی فاطمہ کی طرف بڑھائی، لیکن فاطمہ صرف مسکرائی اور بولی، مجھے پتہ تھا تم یہی کہو گے، اس لیے پہلے ہی سوچ رکھا تھا۔ تم سے اس گاڑی کی قسط لوں گی، ابھی 2 مہینے اسے استعمال کرو۔ جب تمہاری پرانی گاڑی کی قسطیں مکمل ہو جائے تو ہر مہینے ایک طے شدہ رقم مجھے ٹرانسفر کر دینا۔ فاطمہ نے یہ بات اتنی سہولت اور سادگی سے کہی کہ فہیم حیران رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ ایک اجنبی لڑکی جس سے وہ ایک ڈھابے پر ملا تھا، یوں دوست بننا اور پھر اتنی مدد، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ فاطمہ، تمہارا بہت شکریہ، تم نے اس مشکل وقت میں میری جو مدد کی ہے، شاید کوئی اپنا بھی ایسا نہ کرتا۔ فہیم نے شکر گزاری سے کہا۔ فاطمہ نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی ایک انجان سی نمی تھی۔ اس نے کچھ رقم فہیم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک قرض ہے، اسے استعمال کر لو تاکہ تمہیں قسطوں کے لیے کوئی پریشان نہ کرے۔ دل لگا کر اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر فاطمہ چلی گئی۔ فہیم بس اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ گاڑی بالکل نئی تھی، جیسے ابھی شو روم سے آئی ہو۔ اس کی چمک اس کی قیمت کی گواہی دے رہی تھی۔ اس رات فہیم کو خوشی کے مارے نیند نہیں آئی۔ اماں بھی فاطمہ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ایسی بچی میں نے پہلی بار دیکھی ہے جو اتنی محبت کرنے والی ہو، اپنا سب کچھ لٹا دینے والی ہو۔ فہیم کو یہ سن کر فخر محسوس ہوا۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ جلد از جلد فاطمہ کا قرض واپس کرے گا۔ اس نے ڈبل شفٹ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ 3 مہینے بعد جب وہ فاطمہ کو پہلی قسط دینے اس کے ڈھابے پر گیا تو جو منظر دیکھا وہ دنگ رہ گیا۔ وہاں اب کوئی ڈھابا نہیں تھا، فاطمہ بھی کہیں نہیں تھی۔ فہیم نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا، لیکن کوئی اسے جانتا تک نہ تھا۔ وہ مایوس ہو گیا، نہ پتہ تھا نہ کوئی رابطہ۔ وہ اکثر اسی جگہ چکر لگاتا، اس امید میں کہ شاید فاطمہ پھر آ جائے۔ اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا اسے شدت سے انتظار تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا، سامنے سے آتی ہوئی فاطمہ کو دیکھا۔ اس کی ہری آنکھیں دور سے ہی چمک رہی تھیں۔ تم کہاں چلی گئی تھیں؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، فہیم خوشی سے پکارا۔ فاطمہ مسکرائی، فہیم، میں تم سے مل کر نہیں جا سکی، معاف کرنا، مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا پڑا۔ یہاں میرا کام مکمل ہو چکا تھا، لیکن مجھے لگا تمہارا دل مجھے بلا رہا ہے، شاید اسی لیے واپس آ گئی، اور دیکھو تم بھی وہیں ملے۔ فہیم اسے روکنا چاہتا تھا۔ اس نے فاطمہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن فاطمہ نے آہستگی سے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ فہیم شرمندہ ہو گیا، معاف کر دو، میں جذبات میں آ گیا۔
फातिमा ने नरम लहजे में कहा, फहीम, मैं तुम्हारे दिल के जज्बात को समझती हूँ, लेकिन तुम जानते हो, तुम एक इंसान हो और मैं एक जन्म। मेरी दुनिया में मेरे लिए कुछ पाबंदियां हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकती। ये कहकर फातिमा जाने लगी। फहीम ने इसे रोक लिया और किस्त की रकम देने की कोशिश की, लेकिन फातिमा हंस दी। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी कि तुम पर कोई एहसान ना हो। अगर तुम वाकई इस रकम का सही इस्तेमाल करना चाहते हो तो किसी और ज़रूरतमंद की मदद कर देना। समझना मेरा कर्ज आतर गया। फातिमा ने मुस्कुराते हुए फहीम की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। फहीम इसे जाते हुए देखता रह गया। इसे लगा जैसे इसकी दुनिया खाली हो गई हो, लेकिन फिर इसकी गाड़ी के अंदर एक अनजान सी खुशबू फैलने लगी, वही खुशबू जो हमेशा फातिमा के साथ होती थी। फहीम हल्के से मुस्करा दिया। फातिमा इससे दूर नहीं थी, वो हमेशा बस एक पुकार की दूरी पर थी। ये कहानी यहीं खत्म होती है, मगर यादों में हमेशा जिंदा रहती है। सच्ची नियत, खुलूस दिल और किसी की मदद का जज्बा कभी ज़ाय नहीं जाता। जिंदगी हमें वहां से सहारा देती है जहां से हमें उम्मीद नहीं होती। कभी कभार गैर मुतवक्के लोग, गैर मामूली हस्तियां हमारी आजमाइशों में रोशनी बनकर आती हैं, लेकिन हकीकी मौजिज़ा तब होता है जब हम मुश्किल वक्त में भी अपनी खुददारी, शुक्रगुजारी और ईमान कायम रखते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद अलिफी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। आपके ताआवुन का बेहद शुक्रिया।